एक्चुअली जब मैं मुंबई में आई थी तो पहली बात तो मेरा सबसे बड़ा रिजेक्शन था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मतलब मैं जैसे कहीं जाती थी और कोई इंग्लिश में बात करता तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि अभी तो मैंने थोड़ी बहुत सीख भी ली है यहाँ पे रह के इतने टाइम से। बट जब मैं आई थी ना तो नहीं, तो सब लोग मतलब ऐसा सोचते थे कि अनपढ़ गंवार, ये वो फलाना इनका। बट ये बिग बॉस नहीं होते तो मुझे मिस बिगनी से कितना ट्रोल किया गया है जब मुझे टिकट मिला। ओ माय गॉड, जिनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है वो देश संभालेंगी, कपड़े पहनना तो सीखो। कि इंडस्ट्री में इतना स्ट्रगल हो गया था, कोविड आ गया था, मैं टूट गई थी और मैंने बहुत कुछ गलत करने की कोशिश भी की थी कोविड टाइम लॉकडाउन के दौरान। अरे जीना तमान मैम ने जब बोला ना कि मैंने देखा है और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, तो मतलब मैंने इतनी बुरी स्थितियों में मैं रही हूँ। भूखे पेट कभी कभी ऐसा मन करता था कि नहीं, कि डबेली खा के भी मैं सोती थी, वड़ा पाव खा के भी मैं सोती थी। बहुत एक्चुअली हाँ, मेरी ना मैं जॉब करती थी, जैसे मैंने बताया कि मेरी पहली जो जॉब थी टेली कॉलिंग थी। 6,000 मंथली मुझे मिलते थे, उसी में मुझे रहना होता था और उसी में मुझे 10 रुपये का टिकट होता था बस का डेली। तो मैं बस से ही लौट फेर करती थी, रोडवेज बस थी या नॉर्मली जो दिल्ली में चलती ना वो। उसके बाद कंपनी बंद हो गई और मैं सेल्स का एक शो आया मेरठ में, मैंने वहाँ पे इंटरव्यू दिया एज अ वाइल्ड कार्ड। मैं वहाँ पे अंदर गई, उसमें रवि किशन सर थे। उन्होंने बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम्हें एक्टिंग में ट्राई करना चाहिए। तो मैंने कभी अपने आप को समझा नहीं था करता, मतलब कि मतलब एक्टर तो इतने सुंदर सुंदर होते, इतने अच्छे होते, मैं कहाँ मतलब ऐसा। तो उन्होंने बोला तुमने कभी अपनी मन की आंखों से देखा है? तब मुझे रवि सर ने मुझे एहसास दिलाया कि हाँ, शायद मैं भी कुछ कर सकती हूँ। तो फिर उसके बाद में मैंने वो शो छोड़ के मैं मुंबई आई। मैं, पापा और मेरा भाई, हम तीनों मुंबई आए और वहाँ पे रवि सर से मिले, रवि सर के घर पे गए। उन्होंने मुझे बोला कि हाँ ठीक है, मैं कुछ करता हूँ, बट वो बहुत बिजी रहते तो शायद कुछ नहीं किया। उन्होंने बोला था मैं बुलाऊंगा। मैं फिर वापस घर पे आई। 1 महीने तक मैंने वेट किया, सर का कोई मैसेज नहीं आया। तो मुझे ऐसा लगता था कि मतलब मैं किसी पे बर्डन नहीं बनूं। तो पापा मना कर रहे थे, कह रहे अगर रवि सर नहीं बोलेंगे तब तक मैं नहीं भेजूंगा। और फिर उसके बाद में क्या हुआ, मम्मी को था कि तू जा। तो मम्मी ने क्या किया, अपने गहने को गिरवी रख के मुझे भेज दिया। तो मैं 33,000 रुपये लेके मुंबई आई और फिर वहाँ पे एक 6,000 रुपये का पीजी था, 6,000 डिपॉजिट था। वहाँ पे रही, एक बेड मिला था मुझे, सारी लड़कियाँ थी वहाँ पे। तो उसमें एक लड़की बोलने के लगी कि चलेगी क्या ऑडिशन देने। तो मैंने कहा हाँ मैं चलूँगी, क्योंकि मुझे कुछ भी नहीं पता था। मैंने सिर्फ एक ही चीज़ सर्च की थी, मेरे पास छोटा सा फ़ोन था, एकता कपूर प्रोडक्शन हाउस किधर। तो अंधेरी वेस्ट। तो मुझे लगता था अंधेरी वेस्ट मतलब एक खतरनाक जगह है, अंधेरी वेस्ट मतलब यहाँ पे मतलब अंधेरी रहती, मतलब एक माइंड में था ना। तो फिर एक औरत ने मुझे बताया नहीं, अंधेरी वेस्ट इज़ अ पॉश एरिया, आप जाओ। तो फिर मैं वहाँ पे गई, पीजी में रही और फिर वहाँ पे ऑडिशन गई। तो जैसे ही मैंने दूसरे दिन ऑडिशन दिया तो मेरा ना सिलेक्शन हो गया बुद्धा टीवी सीरियल में। ज़्यादा बड़ा रोल नहीं था, गौतम बुद्ध के जो दूसरे भाई थे उनमें उनकी प्रेमिका का रोल था, छोटा सा 3 दिन का था। तो वो थोड़ा सा बढ़ के ज़्यादा हो गया, तो 3,500 मेरा पहला पेमेंट हुआ करता था। तो वहाँ से मैंने छोटे 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 रोल में साड़ी शूट करके मैंने वहाँ से फिर अपनी जर्नी स्टार्ट की ये मुंबई में। एक्चुअली जब मैं मुंबई में आई थी तो पहली बात तो मेरा सबसे बड़ा रिजेक्शन था कि मुझे इंग्लिश नहीं आती। मतलब मैं जैसे कहीं जाती थी और कोई इंग्लिश में बात करता तो मुझे समझ में नहीं आता था, क्योंकि अभी तो मैंने थोड़ी बहुत सीख भी ली है यहाँ पे रह के इतने टाइम से। बट जब मैं आई थी ना तो नहीं, तो सब लोग मतलब ऐसा सोचते थे कि अनपढ़ गंवार, ये वो फलाना इनका। कोई मुंह पे नहीं बोलता था, बट हाँ ठीक है हम बताएंगे, ठीक है हम बताएंगे, ये सब चीज़ें होती थी। तो मुझे ऐसा लगता था कि पता नहीं अपने आप को चेंज करना है। शायद जो लड़कियां BMW से उतरती हैं, जो लड़कियां आईफोन रखती हैं, जो लड़कियां स्टाइलिश होती हैं, उन्हीं लोगों को काम मिलता है, हमको नहीं मिलता। तो मुझे लगता था कि शायद हमको छोटा मोटा काम मिलेगा। तो ये सब चीज़ें होती थी। एक फिर क्या हुआ था कि 6,000 में ना, जैसे लड़कियां रहती है तो लड़ाई वड़ाई भी चलती है कि तूने ये बनाया, मैंने ये बनाया। तो मैंने सोचा एक काम करते हैं, मैं ना अपना अलग ही रहती हूँ। तो जैसे म्हाड़ा अपना फोर बंगलो म्हाड़ा होता था।
तो मैं ना ऊपर रहती थी, 4 बंगलो महाड़ा के ऊपर रहती थी, ऊपर वाले पे, तो उस पे तड़पाल लगी होती थी, तो धूप में ना बहुत तपता था। मैं कूलर भी चला लेती थी तब भी तपता था। तो रात को क्या होता, दिन में सो नहीं पाती थी क्योंकि बहुत गर्मी होती थी, और रात को ये होता था कि चूहे आके ना पैर पे काट के चले जाते थे। तो मतलब मैंने इतनी बुरी स्थितियों में मैं रही हूँ, भूखे पेट। कभी कभी ऐसा मन करता था कि नहीं, कि डबेली खा के भी मैं सोती थी, वड़ा पाव खा के भी मैं सोती थी, क्योंकि होता ही नहीं था। और जब रात को जब सोती थी तो पूरा मतलब पैर को ढक के बिल्कुल करके कि चूहे ना काटें। तो बार बार कभी पैर उघड़ जाता था तो चूहे ने कितनी बार मुझे मतलब काटा है। तो मतलब ऐसा एक पल को ना मैं टूट गई थी कि यार क्या है, मतलब अपने पास पैसा नहीं है तो क्या मतलब यहाँ पे रहना पड़ता है। और उस टाइम पे चौल का जो रेंट हुआ करता था 10,000 रुपीज़ पर मंथ, ये यहीं की बात है, माड़ा चौल में मैं रहती थी। तो मैं सोचती थी कि दिन में इतनी गर्मी धूप क्या करे, क्या इंसान करे। फिर मैं मॉल में जाती थी, मॉल में जाके वहाँ पे एसी चलती थी, तो एसी में बैठ जाती थी कि चल थोड़ा सा ना राहत ले लूँ, घर पे जाऊँगी तो कोई मतलब नहीं है, धूप रहेगी तड़पा लूँगी। मतलब इतनी बुरी स्थिति हो गई थी कि क्या करें, काम नहीं मिल रहा। 100 साड़ियाँ चेंज करती थी तब जाके 5,000 रुपये मिलते थे, 6,000 रुपये मिलते थे। सूरत में जाके शूट करती थी, 100 साड़ियाँ, कमर दर्द होती थी, पैर दर्द होता था। मतलब समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है, लाइफ में कभी कुछ मिल पाएगा नहीं मिल पाएगा। स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल, इतना स्ट्रगल। इंग्लिश सीखूं, एकदम से इंग्लिश आएगी नहीं। स्टाइलिश बनने की कोशिश की, मैंने सोचा शायद छोटे कपड़े पहन के थोड़ा सा स्टाइलिश बन जाऊंगी और लोगों को अट्रैक्ट लगूंगी। तो मैं भी थोड़ा सा हल्का सा क्लीवेज विलीवेज तो हल्का सा मतलब शो करके, और अंदर छोटे कपड़े पहन के नीचे से भी अपना शॉर्ट पहन के थोड़ा स्टाइलिश बनने लग गई। शायद तब लोग मुझे थोड़ा स्टाइलिश समझेंगे। बट फिर वो होता है ना कि जब आप एक बार सर्कल में आ जाते हो तो आप फिर उसी चीज़ में रहते हो, तो वो चीज़ कभी इतना बड़ा मुकाम मेरे को मिल ही नहीं पाया। तो इसी वजह से फिर मैंने बाद में चीज़ें रियलाइज़ की कि मुझे लगता है यहाँ पे कुछ नहीं होगा, साउथ में मूव हो जाते हैं, मे बी साउथ में कुछ मिल जाए। तो फिर वहाँ पे मुझे मूवी मिली, 1-2 लीड मूवी मैंने की है, हिट नहीं हुई बट हाँ, अभी मेरी साउथ की पिक्चर एक हिट हुई है, तेलुगु फिल्म हिट हुई है तो बिग बॉस के बाद। तो मतलब अभी ये है कि अभी बिग बॉस मिल गया, अभी लग रहा है कि यार नहीं, इंग्लिश नहीं आती क्या हो गया, हिंदी आती है, हम हिंदी को बढ़ावा देंगे, है ना। तो अब मुझे ऐसा लगता है कि जैसा भी है आपका टाइम आएगा और उसको आना है, बस आप थोड़ा पेशेंस रखो। जैसे हम लोग पार्टी वार्टी में जाते थे तो वहाँ पे लड़कियाँ रहती थी, किस तरह से उन्होंने बैग पकड़ा हुआ है, किस तरह से वो चल रही हैं, और ये सब चीज़ें मैं देखती सी सीखती थी। मेकअप करना मैंने यूट्यूब से सीखा कि अच्छा किस तरह से मेकअप करते हैं, कैसे मेकअप करते हैं। फिर हेयर कलर कराना स्टार्ट कर लिया कि कहते हैं ना लोग कि थोड़ा सा बाल भी अच्छे से रखो, तो वो भी कलर करवाना मैंने स्टार्ट कर लिया। स्ट्रेटनिंग करना भी मैंने स्टार्ट कर लिया। तो ये सब चीज़ें मैंने स्टार्ट कर दी। वो उसका भी एक अलग था कि जैसे मैंने मिस यूपी जीता था, 2014 मैंने जीता था मिस यूपी। मैं वहाँ पे गई, वहाँ से मैं फिर बाहर निकली तो मिस बिकनी इंडिया जीती। वहाँ से मुझे जाना था चाइना, बट चाइना में कोविड का ये सब चल रहा था तो वो हमारा कैंसिल हो गया, क्योंकि उस वक्त जैकी जैन वहाँ पे जज थे, तो वो मेरा राउंड नहीं हुआ। उसके बाद मैंने मिस कॉस्मो वर्ल्ड की, मतलब उसी 2018 में मैंने मिस कॉस्मो किया। मलेशिया गई, 1 महीने का हम लोगों का ट्रिप था। 30 कंट्री से लड़कियां आई थी, मैं इंडिया से अकेली गई थी, और मिस ब्राज़ील आई थी, मिस फिलीपींस आई थी, बहुत सारे लोग आए थे। तो उनके बीच में मैं रही, उन लोगों को मैंने देखा कैसे रहते हैं। उन लोगों ने भी मुझे बहुत सिखाया, क्योंकि मेरे साथ जो रहती थी वो मिस कजाकिस्तान रहती थी, मिस फिलीपींस रहती थी, तो ये लोग मेरे साथ रहते थे। तो मिस रशिया भी थी मेरे साथ। तो उन लोगों ने मुझे समझाया कैसे रहना है, कैसे उठना है, बैठना है। तो वहाँ से भी मैं बहुत सीखी। मतलब मैंने कुछ भी चीज़ किया ना, लर्न किया, चाहे वो छोटा बच्चा हो, चाहे वो बुज़ुर्ग हो, चाहे वो कोई लड़की हो या लड़का हो, मैंने हर किसी से कुछ ना कुछ सीखने के लिए मैंने कोशिश की। क्योंकि कहते हैं कि ज्ञान कभी अधूरा नहीं होता, आप ज्ञान जितना लोगे उतना भी कम पड़ेगा। तो मैं हर किसी से ज्ञान लेने की मैंने कोशिश की।
एक्चुअली जब मैंने पहले मिस यूपी लड़ा था, तो क्या होता है कि जैसे अपना मिडिल क्लास फैमिली, लोअर मिडिल क्लास फैमिली जो होते हैं, जो बेचारे एक मतलब लाइक एक छोटा सा परिवार होता है, उसमें जब आपने देखा होगा जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं, उनका स्कूल में एक प्रोग्राम होता है, वो डांस करते हैं बच्चा और उस पर उसको अवार्ड मिलता है, तो माँ बाप बड़े खुश होते हैं कि अरे मेरी बेटी ने मतलब डांस करके दिया। तो अभी मैं बात करती हूँ मिस बिकनी का, जैसे मिस यूपी मैंने जीत लिया, मिस बिकनी का, तो ये एक कला है, ये एक पेजेंट है, ठीक है, वो मेरी किस्मत थी कि मैं निकल गई, मिस बिकनी इंडिया में मैं निकल गई। बट आज देखिए ना, अभी तो मेरा मिस ये क्या कहते हैं बिग बॉस का नाम लगा हुआ है मेरे साथ, बट ये बिग बॉस नहीं होते तो मुझे मिस बिकनी से कितना ट्रोल किया गया है जब मुझे टिकट मिला। ओ माय गॉड, जिनको कपड़े पहनने की तमीज़ नहीं है वो देश संभालेंगी, कपड़े पहनना तो सीखो, ये सब चीज़ें बोला गया। तो बट मुझे ये लगता है कि क्या मैं ही हूँ इस पूरे भारत में जो बिकनी पहनी है मैंने? कितनी सारी राजनेता है, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उन्होंने बिकनी पहनी है, उन्होंने मूवीज़ की है, तो मुझ पे ही क्यों बोला जाता था? क्या मुझे आज़ादी नहीं है? उन लोगों को आज़ादी है, मुझे आज़ादी नहीं है? तो मुझे थोड़ा सा ये लगता था कि यार, कि क्यों ऐसा किया जा रहा है मेरे साथ ही, क्यों किया जा रहा है कि एक बिकनी पहनने पे आप मुझे इतना ट्रोल कर रहे हो, इतना मुझे बोला जा रहा है। बट मैंने उस चीज़ से भी मैं डरी नहीं कि नहीं, मुझे चलना है तो भैया चलना है, अभी मुझे नहीं रुकना, तो ऐसा। देखिए, मुझे पहली बात तो ये लगता था कि देखो, पॉलिटिक्स में आज के टाइम पे ना यूथ को आगे आना चाहिए, क्योंकि यूथ ही यूथ को समझ सकता है। तो मुझे लगता है कि कुछ चीज़ें चेंज होनी चाहिए। तो क्या पता मैं किसी लोगों का इंस्पिरेशन बनूं कि अगर यूथ एक लड़की जा रही है पॉलिटिक्स में, तो मेरे को देख के कितनी लड़कियां राजनीति में आएंगी। और दूसरा कारण मेरा ये रहा था कि इंडस्ट्री में इतना स्ट्रगल हो गया था, कोविड आ गया था, मैं टूट गई थी और मैंने बहुत कुछ गलत करने की कोशिश भी की थी कोविड टाइम, लॉकडाउन के दौरान। तो मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूं, इधर काम नहीं मिल रहा, चीज़ें नहीं मिल रही, तो मैंने सोचा कि चलो अब पॉलिटिक्स में चलते हैं, कुछ वहाँ पे समाज सेवा करते हैं, कुछ अच्छा करते हैं। और फिर अचानक से ये चीज़ें हो गई मेरे साथ, मतलब मेरे लाइफ में एक साल में इधर उधर बहुत ज़्यादा बदलाव चीज़ें होने लगी। बट हाँ, मेरा पॉलिटिक्स में जाना यही कारण था, क्योंकि मैं यूथ की इंस्पिरेशन बनना चाहती थी। मैं चाहती थी कि मेरे को देख के लड़कियां स्ट्रांग बने, डरे नहीं, जो कि मैंने बिग बॉस में भी किया है। आपको जो करना है करो, दुनिया आपके पीछे पड़ेगी, आपको डरना नहीं, आपको आगे बढ़ते रहना है। और मैं उन लड़कियों को भी बोलना चाहती हूँ जो अपने आप को निराश समझती हैं कि उनके सपने पूरे नहीं हो रहे हैं। सपने कोई बैठे बैठे पूरे नहीं होंगे, उनके लिए आपको लड़ना पड़ेगा। आपको पहले अपनों से लड़ना पड़ेगा, फिर आप बाहरों से लड़ना पड़ेगा। तो आपको अगर कोई आपके पड़ोसी, कोई आपके रिश्तेदार बोलते हो अरे तू बनेगी, ये बनेगी, सुनो नहीं, यहाँ से सुनो, यहाँ से इग्नोर करो, क्योंकि जो आपको बनना है वो आप बन के ही रहोगे। देखिए, पहली बात तो ट्रोलिंग हो रही है। मुझे एक चीज़ बहुत अच्छी लगती है, किसी ने कहा है कि अगर आपकी नेगेटिव पब्लिसिटी हो या पॉजिटिव पब्लिसिटी हो, उसमें भी आपका नाम हो रहा है। और रही बात, देखो ये मेरे हाथ में तो है नहीं कि मेरा गला ख़राब है या मेरी आवाज़ ऐसी है। देखो, भगवान ने मुझे ऐसी आवाज़ दी है, तो जो भगवान ने मुझे दिया है, मेरे को शक्ल ऐसी दी है, मेरे को बाल ऐसे दिए हैं या मेरे को शरीर ऐसा दिया है, तो उसके लिए मैं थैंक्स करती हूँ। क्योंकि मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जिनके बेचारों के दो हाथ नहीं हैं। एक लड़की को मैंने देखा जिनके दो हाथ नहीं है, वो बेचारी पैर से लिखती है, पैर से पेंटिंग बनाती है। तो मैंने, किसी की आँख नहीं है, किसी के पैर नहीं है, तो मैं तो शुक्रगुजार मानती हूँ अपने आप को कि मैं बोल पा रही हूँ। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो बोल भी नहीं पाते बेचारे, वो भी हालात के मारे होते हैं। तो ठीक है, वो एक अलग था। बहुत सारे, जैसे मैं पॉलिटिक्स में आई, अरे क्या बोलेगी, इसकी तो आवाज़ ही नहीं निकल रही, क्योंकि कभी कभी रैली में ऐसा होता था माइक हाथ में नहीं होता, तो मैं चिल्लाती रहती थी, कोई सुन ही नहीं पाता था। ठीक है, वो मेरी आवाज़ ऐसी है। बट मुझे ऐसा लगता है कि जितने भी आप बड़े नेता देख लो, जितने भी आप बड़ी सेलिब्रिटी देख लो, ज़रूरी नहीं कि वो बहुत लाउड बोले या बहुत तेज़ बोले। बट हाँ, ये है कि थोड़ा मेरे में कम है उस चीज़ को, शायद धीरे धीरे वो चीज़ें इम्प्रूव हो जाए और धीरे अच्छी हो जाए। बट मैं बहुत खुश हूँ, भगवान ने जो भी दिया है अच्छा दिया है और मैं उसमें बहुत मस्त हूँ। मेरी सच बताऊँ, मेरी आवाज़ चल रही है भैया। सच में, हाँ।
हाँ। बात हुई होगी पार्टी में। जी। तो उन्होंने क्या कहा, किस तरीके से उन्होंने कॉम्प्लीमेंट किया? उन्होंने मुझे बोला कि अर्चना, तुम सबसे ज़्यादा, मुझे ऐसा लगता है कि तुमको एंटरटेनमेंट मतलब फील्ड में ज़्यादा इन्वॉल्व रहना है, क्योंकि जो तुमने जनता को हंसाया है वो बहुत अच्छा किया है। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीज़ें बताई है। मेरे को मैंने उनसे ये भी पूछा कि सर, गेम अच्छा लगा, आपको कैसा लगा, क्या लगा? उन्होंने उसकी भी तारीफ़ की कि बहुत अच्छा लगा और बहुत अच्छा खेली हो तुम, सीरियसली बहुत लोग पसंद कर रहे हैं, बस और क्या चाहिए। उन्होंने इतना बोला, मेरे लिए बहुत बहुत है। जी, अरे ज़ीनत अमान मैम ने जब बोला ना कि मैंने देखा है और मैं तुम्हारी बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, ओह माय गॉड! मतलब कसम से, मतलब इतना अच्छा लगा मुझे कि इतनी बड़ी मतलब स्टार, और उन्होंने मुझे ये बोला, अर्चना तुम सुंदर हो, तुम टैलेंटेड हो, और तुम में हर बात है जो एक एक्टर बनने की है। तुमको अभी इंडस्ट्री में ध्यान देना है, आगे बढ़ना है, फिल्में करो। तुम में हर वो खूबी है जो एक एक्टर में होनी चाहिए। उन्होंने मुझे इतना इंस्पायर किया है, इतनी पॉजिटिविटी की तरह मुझे इतना इंस्पायर किया है कि मैं बता नहीं सकती। उन्होंने मतलब तारीफ़ के साथ साथ उन्होंने मेरा दिल जीत लिया सच में। मतलब कि बाहर तो प्यार मिल रहा है, अंदर। और उसके अलावा अनन्या पांडे की मम्मी जी आई थी, सबसे पहली सेल्फी उनके साथ थी। उन्होंने मुझे बोला कि अर्चना, आई एम अ बिग फैन ऑफ योर्स। ओ, मैंने कहा है, मुझे पता नहीं था वो अनन्या पांडे की मम्मी। कह रही तुम मुझे जानती हो? मैंने कहा नहीं, मुझे लगा वो कलर्स की मालिक होंगी या फिर कोई मतलब ऐसा मतलब स्टाइल है ना उनका, तो मतलब कोई होंगी। उन्होंने बताया मैं अनन्या पांडे की मम्मी हूँ। ओ माय गॉड, सच में चंकी पांडे जी थे। मतलब सब लोगों ने इतनी तारीफ़ की मतलब मेरी, कि सब लोग मतलब आ रहे थे कि आपने बहुत धमाल मचा दिया, बहुत अच्छा खेला। तो बड़ा खुशी होती है कि मतलब बाहर तो लोग पसंद कर रहे हैं, प्लस इंडस्ट्री में लोग भी मुझे बहुत पसंद कर रहे हैं। जी, जी, उन्होंने मुझे बोला कि अर्चना एंटरटेनमेंट में रहो, अब देखते हैं आगे, जल्दी कुछ अच्छा करते हैं। तो बस लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। बस मैं भी कोई अच्छे प्रोजेक्ट का इंतज़ार कर रही हूँ, कब कौन अच्छा सा प्रोजेक्ट मिले और उसको चले और फिर वो भी सुपर हिट हो जाए पिक्चर। मैं तो चाहती हूँ कि मेरी पहली पिक्चर जो करूँ और वो 100 करोड़ पार हो जाए, मज़ा आ जाएगा, मेरी लाइफ सेट हो जाएगी। और मेरे को ऐसा दिल से फीलिंग आती है कभी-कभी। हाँ, मैं ऑफ़ कोर्स करना चाहूँगी, क्योंकि अब मैं बनी ही एंटरटेनमेंट के लिए हूँ, तो एंटरटेनमेंट क्वीन बोला जा रहा है मुझको आजकल। और दबंग दबंग बोला जा रहा है, दबंग छोरी बोला जा रहा है, तो बहुत सारे, किचन क्वीन बोला जा रहा है, अदरक क्वीन बोला जा रहा है, पता नहीं क्या के सिलवट्टा क्वीन बोला जा रहा है, पता नहीं इतने सारे नाम हो गए मेरे बाहर निकलने के बाद। बहुत मज़ा आ रहा है।